नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर के आया हूँ करेज टू बी डिसलाइक के सेकेंड नाइट का चैप्टर फ्रॉम पावर स्ट्रगल टू रिवेंज। कल हमने पढ़ा था यू आर द ओनली वन वरिंग अबाउट योर अपीयरेंस। तो ये चैप्टर से हमने बहुत कुछ सीखा। मतलब हमने 3 चैप्टर्स पढ़े थे जिनमें कई सारी गहराई में डिस्कशन हुई। कल का जो मैं कहूँगा कल का जो वीडियो ऑडियो सेशन था ये बड़ा पेचीदा था। इसमें कई चीज़ें थी जो ढंग से समझने के लिए 2-4 बार उस पर वापस जाना पड़ सकता है। तो आज मैं पहले तो आगे चलने से पहले इस आज के चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं उसको रिवाइज करूँगा कि अगर कोई डाउट कल मैं अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाया तो उसका एक ब्रिज बन जाए आज के लिए। क्योंकि ये बुक क्या है कि अगला चैप्टर पिछले से कनेक्टेड है, तो आपको पिछली चीज़ अगर अच्छे से समझ नहीं आई तो हो सकता है कि वो आगे जाके आपको परेशान करे। तो शुरू करते हैं। कई सारी टर्म्स पिछले चैप्टर्स में बताई गई, जैसे फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी थी, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स था, परसूट ऑफ सुपरियॉरिटी थी, सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था, एंड फिर था कि वीकनेस पावरफुल होती है, फिर था कि लाइफ जो है कंपटीशन नहीं है। ऐसी कई सारी चीज़ें थी। तो मैं एक 1 बाय 1 इसको कवर करता हूँ। तो जो फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी थी कि जो हर किसी में ही होती है हमारे में, और जिसको ऑथर ने बताया कि ये एक अच्छी चीज़ है स्ट्राइविंग एंड ग्रोथ के लिए, एक लिमिट तक जब तक हमारे पास ये है। बट अगर ये एक लिमिट से बढ़ जाए और हमें डिस्टर्ब करने लग पड़े और हम एक तरीके से डिप्रेस होने लग पड़े इससे, तो ये फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी नहीं रहती, ये इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाती है। तो जैसे एक एग्जांपल है कि आई एम नॉट वेल एजुकेटेड और आई कैन नॉट सक्सीड, यानी मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये एक फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी है। ओके। और ये बड़ा नॉर्मल है 1-2 बार थॉट आना हमारे दिमाग में ना, जब हम मान लो किसी चीज़ से उब जाते हैं या कहीं चीज़ में फेल हो जाते हैं तो ये आता है। तो दिस इज़ नेचुरल। और फिर ए कोई काम है, ए कोई चीज़ है, ए कोई स्कीम है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग बी एक इफेक्ट है। तो ऐसी दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, पहले बात तो जब जैसे ये बात हम कर रहे हैं कि वेल एजुकेटेड अगर होता तो मैं अच्छा कर सकता था, तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये है, जो कोर जो हम सच्चाई अपने आप से छुपा रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम अपने आप को कुछ समझते ही नहीं हो, तुम्हें लगता है कि तुम बकवास हो, तुम में कुछ है ही नहीं है। ठीक है। तो जब इस तरह की सोच आप सोचने लगते हो तो दैट इज़ बेसिकली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि तुम वो करना ही नहीं चाहते, तुम सारे हथियार जो है वो छोड़ चुके हो। तो पहले तो इस दोनों में चीज़ों में हमें फ़र्क करना समझना चाहिए कि फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी इज़ गुड, कि कल को भाई एग्ज़ाम है मेरे को थोड़ी सी एंग्जाइटी है और मेरे को लग रहा है यार मैं पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, तो उस तरह की स्ट्रेस होनी चाहिए। कभी फेल भी हो गए तो एक हल्की सी स्ट्रेस होनी चाहिए, हल्की कह लो थोड़ी हैवी कह लो। बट जब आप ये स्ट्रेस लेते हो कि यार मैं तो नकारा हूँ, मैं तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो एक बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। फिर एक यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस हुआ था परसूट ऑफ सुपरियॉरिटी, जो कि बड़ा नेचुरल है हर एक इंसान की लाइफ में, कि जो हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमेशा जो सुपरियॉरिटी की परसूट में रहते हैं, हमें लगता है कि हम अपने कल से बेहतर हो, जो बीता कल है उससे बेहतर हो, हम अच्छी चीज़ें बनाएं, हम पैसा कमा रहे हैं तो और कमाएं, घर मेरा अच्छा हो, इस तरह की चीज़ें, या अपनी नॉलेज में भी वृद्धि हो। पर एक होता है सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, कि आपके मन में ये आ गया कि मैं दूसरों से बड़ा हूँ। ठीक है। और परसूट ऑफ सुपरियॉरिटी में तुम अपने आप से आगे बढ़ रहे हो, और सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में तुम एक कॉम्प्लेक्स बना दिया है चीज़ का कि मैं दूसरों से बड़ा हूँ, लोग मेरे सामने कुछ नहीं है। और इसमें एक और बेहतरीन बात ऑथर या फिलोसफर ने बोली थी कि कई बार हम जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी में होते हैं ना, जब, तो हम एक सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फैब्रिकेट कर देते हैं वहाँ पे। उसमें क्या होता है कि कोई बहुत अच्छा बंदा है, कोई टीचर है, कोई सेलिब्रिटी है, हम उसके दोस्त बन जाते हैं, उससे हमारे माइंड को एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है कि भाई तू इसका दोस्त है तो तू स्पेशल है। तो इस तरह हम एक सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बना लेते हैं। जैसे एक बच्चा है बीमार है, तो वो
है तो वो बेसिकली वीक है, उसमें क्या है, इन्फ्योरिटी की फीलिंग है, पर सिंस वो वीक है, उस समय बीमार है, वो अपने आप को स्पेशल जताता है किस तरीके से कि भाई मेरी केयर करो, मुझे सिंपथी दो, तो बाकी सारे उस चीज़ के आगे उसको सबमिट कर देते हैं, और मम्मी या और माता पिता बहन भाई सारे आगे पीछे उसके घूमते रहें ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। तो इसी चीज़ को रिलेट किया था ब्रैगर्ट्स से, कि एक बंदा है जो बहुत शेखी मारता है, तो अगर किसी के पास सच में नॉलेज है तो उसको बताने की या शो करने की ज़रूरत ही क्या है। तो शो वो ही करेगा जिसके अंदर एक फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी हो, जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स हो कि शायद ये मेरे को सामने वाला जज करेगा, मेरे को पता नहीं आता ही नहीं आता है, और वो बंदे उसको बड़ा से आउट लाउड करते हैं और दूसरों के सामने बड़ा फेंकते हैं। तो वो बेसिकली अंदर से जो बंदे हैं वो खाली होते हैं, उनके पास इतना कॉन्फिडेंस होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। साथ ही साथ एक वीकनेस इज़ वेरी पावरफुल, ये डिस्कस हुआ था। इसमें एग्जांपल दी थी एक बच्चे की, एक छोटा बच्चा, कि सबसे दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ कौन सी है, तो वो फिर डिस्कशन में बोला था कि एक बच्चे के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ ताकत नहीं है उसके पास, बट उसके पास जो सबसे बड़ी जो ताकत है, जो सूडो ताकत हम कह सकते हैं, वो है वीकनेस। क्योंकि वो वीक है तो वो अपने आसपास जो भी बंदे हैं उसको अपनी उंगलियों पे नचा सकता है। तो उसके जो भी इर्द गिर्द बंदे होंगे वो सारे उसके आसपास घूमते रहेंगे, और ये सच भी है। तो अगली बात है, लाइफ इज़ नॉट ए कॉम्पिटिशन। ये भी बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था पिछले चैप्टर में कि जो ज़िंदगी है एक कंपटीशन नहीं है। अगर आप उसको कंपटीशन की तरह सोचते हो तो उसके देखो आउटकम क्या हो सकते हैं, या तो आप जीत रहे हो या तो आप हार रहे हो। और इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ है, परसूट ऑफ सुपीरियॉरिटी, कि उसने हमेशा जीतना है। तो अगर वो एक बार जीत गया, वो ऐसी नहीं है कि एक बार की जंग है, वो छोटी छोटी जंगें इतनी सारी है, अगर वो एक बार जीत गया तो उसमें ये अंदर से प्रॉब्लम है, अंदर से जो बार बार उसको खा रही है कि तूने ये जो पोजीशन है बरकरार रखनी है। अगर ये पोजीशन बरकरार रखनी है तो एक तरीके से तो तुम फिर उसी ट्रैप में फंसे हुए हो। तो जीतना है और जीतने को बरकरार रखना है, हारना है तो प्रॉब्लम ही है, वहाँ तो सीधा ही टेंशन है। तो जीतना है, जीत को भी बरकरार रखना है, ये भी अपने आप में एक स्ट्रेस है। तो जो अपना फिलॉसफर यहाँ पे बोलता है कि जो ज़िंदगी है वो कंपटीशन नहीं है कि तुम दूसरों से कितना आगे निकल गए, कि वो कोई तुम्हारे साथ पड़ा था वो आगे चल गया और तुम उसको अपने साथ कंपेयर कर रहे हो और तुम बुरा फील कर रहे हो अपने बारे में। तो ये एक सही चीज़ नहीं है। तुम्हें अगर कंपेयर करना चाहिए तो अपने आइडियल सेल्फ के साथ करना चाहिए कि मैं अपने बीते कल से कितना अच्छा हूँ, और वो चीज़ भी फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी के दायरे में रख के सोचनी चाहिए। इतना भी नहीं उसको टेंशन लेनी चाहिए कि यार मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा आगे से, और मैं बिल्कुल ही हाथ पांव अपने छोड़ दिए और टेंशन में ही हो गया कि ज़िंदगी से अब मुँह ही मोड़ लिया। तो अगर तो जीना है, अगर तो मरना नहीं है, तो फिर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों जीना है। तो एक बेहतर तरीके से हम जी सकते हैं जिसमें सिर्फ हम अपने आप से ही कंपटीशन करते हैं। और यूथ यहाँ पे बोलता था जो मेरे साथ कंपटीशन करते हैं ना, मैं उनको राइवल की तरह सोचता हूँ। तो फिलोसफर वहाँ करेक्ट करता है कि तुम राइवल की तरह नहीं सोचते, तुम सोचते वो तुम्हारे एनिमीज हैं, तुम्हारे दुश्मन हैं। क्योंकि वो हमेशा, यूथ को लगता है कि वो जो दुश्मन है हमेशा मेरे बारे में ना सोच रहे हैं, कोई ना कोई प्लॉट घड़ रहे हैं मेरे माइंड में कि कब ये वीक होगा, इसको पकड़ेंगे और मतलब इसको मार देंगे। रियल में नहीं मारेंगे, मतलब दबोच लेंगे, नीचा दिखा देंगे। पर फिलोसफर बोलता है ऐसा नहीं है भाई, कि अब इतना वेला कौन है। अब ये वो दूरदर्शन तो नहीं, जी टीवी के नाटक थोड़ी चल रहे हैं कि एक बहू रानी दूसरी बहू रानी के लिए प्लॉट घड़ रही है और एक जेठ दूसरे जेठ के लिए प्लॉट वहाँ पे सोची जा रहा है कि कैसे उसकी लाइफ को ख़राब करना है। तो रियलिटी में लोग बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, उनके पास इतना टाइम नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छा एक चैप्टर हमने पढ़ा कि यू ओनली वरी अबाउट योर अपीयरेंस, कि तुम्हें ही बस फ़र्क पड़ता है कि तुम कैसे दिखते हो, बाकी किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमें नहीं फ़र्क पड़ता है,
मैं आज किसी से मिला तो बहुत अच्छी लड़की थी या बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा फिजिक था, और मैं देख के मैं 5-10 सेकंड बाद ही भूल गया उसके बारे में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उसने कैसे कोई इवेंट को संभाला, उसने कैसे उस शॉपकीपर के साथ डील किया, क्या वो डिसेंट थी या नहीं थी, अगर थी भी तो भी मुझे याद नहीं रहा, अगर नहीं भी थी तो भी मुझे याद नहीं रहा, अनलेस अनटिल कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो हमारा माइंड अपने कामों में इतना बिजी है कि हम नहीं सोचते ये सब चीज़ें। बट जब हम अपनी बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारे बारे में सोच रही है, और हम चलते फिरते बस यही सोच रहे हैं मेरे बाल कैसे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं, और सामने वाले के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा होता। उस बेचारे को होता है कि यार आज ग्रॉसरी खरीदनी है, अंडे खरीदने हैं, मेरा ये सामान ख़त्म है, मेरा वो सामान ख़त्म है। तो हर एक की अपनी एक मुश्किलें हैं और वो उसी के बारे में सोचता है। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने डिस्कशन में लेके आए कॉमरेड्स की, कि अगर वो सामने वाला बंदा आपका एनिमी नहीं है तो फिर क्या है, उसको कैसे एक पॉजिटिव सेंस में लें ताकि आप दोनों एक ग्रोथ के रास्ते पे चल पाए। आपको ऐसा ना लगे कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, पर ये मेरा दोस्त है, ये मेरा कॉमरेड है। कॉमरेड वो होता है एक तरीके से जो दोनों एक ही पाथ पे चल रहे हैं, एक दूसरे के कॉमरेड, और एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो अपने जो एग्जाम्पल थी उसके ब्रदर की, कि उसका ब्रदर बहुत शाना था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसको ओवरलुक किया पूरे चाइल्डहुड में, और उसके रिजल्ट से आज भी वो ओवरलुक किया जाता है। तो उसको लगा था कि मेरा जो ब्रदर है उसके साथ मैं हमेशा कंपटीशन में हूँ, और अगर कंपटीशन में हूँ उसे लगता है कि वो मेरा एनिमी है। तो उसको क्या सोचना चाहिए कि मेरा ब्रदर एक मेरा कॉमरेड है। अगर वो ये सोचेगा तो उसके दिमाग से कंपटीशन की भावना भी जाएगी, ये दुश्मनी की भावना भी जाएगी, और वो उसकी खुशी में खुश होगा और उसका ब्रदर उसकी खुशी में खुश होगा। तो ये जो नज़रिया है अगर हम अप्लाई करें कि कल को मेरे दोस्त को बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई या कुछ मिल गया और मैं अंदर ही अंदर जेलस फील कर रहा हूँ कि मैं तो हार गया, पर वो सच नहीं है। तुम्हारा नंबर भी आएगा भाई, जब तुम्हारा नंबर आएगा तुमसे कोई एनवी करेगा तो वो भी तो होगा ना। तो ये दुनिया एक लूप में कनेक्टेड है। तो ऐसा सोचना कि मैं हार गया उसकी खुशी की वजह से, ये गलत है। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि वो मेरा कॉमरेड है और मेरे को बड़ी खुशी है कि उसने कुछ ज़िंदगी में पाया, और सबकॉन्शियसली तुम्हें भी पता है कि तुम मेहनत करते रहोगे, आज नहीं तो कल तुम्हें मिल ही जाएगा। और नहीं भी मिला तो ज़िंदगी तो जी करनी पड़ेगी, एक चीज़ में नहीं मिला तो दूसरी ट्राई करनी पड़ेगी। तो किसी ने लेके तो नहीं भेजा था कि ये तुम्हें मिलना ही मिलना है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई पिछले चैप्टर में, और मुझे आशा है कि आपको ये बुक पढ़ने में मज़ा आ रहा है और आप चीज़ों को जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आपके ज़रूर कोई ना कोई सवाल होंगे, क्योंकि ये बुक ऐसी है कि जितना आप सोचते हो उतना आप और गहराई में क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो है आते हैं। तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपने क्या करना है, वीडियो के नीचे जाना है, कमेंट सेक्शन में अपना जो है क्वेश्चन लिख देना है, और जब आप लिख देंगे मेरे को बड़ी खुशी होगी उसका जवाब देने में। खैर, आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं, फ्रॉम पावर स्ट्रगल टू रिवेंज। ये भी बड़ा एक अच्छा चैप्टर है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें पिछली कनेक्ट होंगी। तो चलो देखते हैं। तो युवा बोलता है कि ये जो सारी टेलियोलॉजी के बारे में हमने बात की है ये फैलेशियस है, ये सही नहीं है, और जो ट्रॉमा है वो सच में एग्जिस्ट करता है। मतलब युवा ना अभी भी ढंग से कन्विंस्ड नहीं है, उसके मन में वो अपनी मतलब जहन अंदर से वो जानना चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो उसके ट्रेन ऑफ थॉट है वो सच में उसको अगर समझ में आएंगे वो तभी उसको एक्सेप्ट करना चाहता है। इसलिए वो बार बार क्रॉस क्वेश्चनिंग, ऐसे क्रॉस आर्गूमेंट्स जो है कर रहा है। तो वो बहुत ब्रेव है ये कहने में कि मैं भाई ये जो टेलियोलॉजी है ये एकदम फेलिशियस आर्गूमेंट है, झूठा आर्गूमेंट है, और जो ट्रॉमा है वो एग्जिस्ट करता है। लोग अपने पास से छूट नहीं सकते, ये तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम
पास में जा नहीं सकते किसी टाइम मशीन से, और जब तक पास्ट है तब तक हम उस पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हैं। तो अगर हमें ऐसे ट्रीट किया जाए, अगर पास्ट को ऐसे ट्रीट किया जाए कि जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम एक तरीके से पूरी की पूरी अपनी ज़िंदगी को ही हम नेगेटिव बोल रहे हैं, कि उसको ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो तुम क्या मुझे ये कह रहे हो कि मैंने एक इररिस्पॉन्सिबल लाइफ चुनी है अपने लिए? तो आगे दार्शनिक बोलता है कि ये सच है कि कोई टाइम मशीन नहीं यूज़ कर सकता और पीछे जाके जो समय की घड़ियों को नहीं घुमा सकता, पर उस पास्ट इवेंट को किस तरह का मतलब तुमने देना है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यही तुम्हारा बेसिकली टास्क है अभी का। तो युवा बोलता है, चलो अभी की बात करो। पिछले समय आपने बोला था कि जो लोग हैं वो इमोशन ऑफ एंगर को फैब्रिकेट करते हैं, और टेलियोलॉजी के हिसाब से ये बात है। मैं अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। जैसे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जब हमें गुस्सा आता है सोसाइटी की तरफ या गवर्नमेंट की तरफ, क्या आप तब भी ये कहोगे कि अब भी हम जो अपने इमोशंस है वो फैब्रिकेट कर रहे हैं एंगर का? तो ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी यही सोचता कि अगर हम पर्सनल लेवल पे एंगर तो हमने सोच लिया कि हमारा कोई ना कोई उसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, बट जब हम बात कर रहे हैं इस तरह की एंगर की कि हमें सोसाइटी से एंगर है, हमें गवर्नमेंट से एंगर है, जो कि हमें होता है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है मुझे पसंद नहीं आ रही, सोसाइटी की ये पॉलिसी है मुझे पसंद नहीं आ रही, तो इसके बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं? दार्शनिक बोलता है कि सचमुच कई बार मुझे भी ऐसा गुस्सा फील होता है सोशल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, पर मैं उनको एक सडन बर्स्ट ऑफ इमोशन कहूँगा जो कि लॉजिक पे बेस्ड होता है। वो ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में भरा हुआ है, बस वो एक सडन बर्स्ट ऑफ इमोशन हो गया। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है पर्सनल एंगर में और उस एंगर में जो सोसाइटी से रिलेटेड है। तो पर्सनल एंगर को हम बोल सकते हैं पर्सनल ग्रज, और जो सोसाइटी के रिगार्डिंग हमारी जो गुस्सा है उसको हम बोल सकते हैं कि भाई वो किसी इनजस्टिस के कारण हो सकता है या किसी कॉन्ट्रडिक्शन के कारण हो सकता है, उसको हम बोल सकते हैं राइटियस इंडिग्नेशन। सो जो पर्सनल एंगर है वो जल्दी शांत हो जाता है, पर जो राइटियस इंडिग्नेशन है वो बहुत टाइम लेता है। तो जो एंगर है एक एक्सप्रेशन की तरह, जैसे अगर पर्सनल ग्रज की हम बात करें तो वो कुछ नहीं है बट एक टूल है किसी को अपने सामने सबमिट करवाने के लिए। इसका मतलब यही है कि अगर आप गुस्सा करते हो तो सामने वाला आपकी तरफ, आप क्यों करते हो गुस्सा किसी पे, कि सामने वाला आपकी तरफ सबमिट कर जाए, मतलब आपसे हार जाए। तो आप कह रहे हैं, युवा बोलता है, कि जो पर्सनल ग्रजेस हैं और जो राइटियस इंडिग्नेशन है, राइटियस मतलब सोसाइटी के रिलेटेड एंगर, वो दोनों डिफरेंट है। तो फिलोसफर बोलता है कि वो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि जो राइटियस इंडिग्नेशन है वो अपने इंटरेस्ट से बाहर की बात है। जो पर्सनल एंगर है वो हमसे रिलेट करता है, सेल्फ से रिलेट करता है, बट जो राइटियस इंडिग्नेशन है वो हमसे रिलेट नहीं करता है। हमारे अपने इंटरेस्ट से हमसे रिलेट वो ज़रूर करता है, तभी हम दुखी हैं, बट उसका हमारे अकेले के इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो युवा बोलता है कि तो मैं पर्सनल ग्रज के बारे में पूछूंगा कि तुम भी कभी ना कभी तो गुस्सा होते ही होंगे। जैसे अगर कोई तुम्हें गाली निकाल दे बिना किसी रीज़न के, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तो फिलोसफर बोलता है कि नहीं। तो यूथ बोलता है कि कम ऑन, मतलब ईमानदारी दिखाओ। ऐसा भी होता है कि किसी को गुस्सा ना आए, कि कोई किसी को गुस्से से बोल दे, गाली निकाल दे।
तो फिलोसफर बोलता है अगर कोई मेरे सामने मेरे को गाली निकाले तो मैं सोचूंगा कि उस बंदे का हिडन गोल क्या हो सकता है इसके पीछे। तो फिलोसफर एक लेवल आगे सोचता है। तो वो ये नहीं कि भाई एकदम से किसी ने गाली निकाली तो उठ गया कि भाई इसने गाली निकाली तो निकाली कैसे। वो पर्सनली नहीं लेता चीज़ों को, वो ये समझने की कोशिश करता है कि ये जो बंदा है इसका एजेंडा क्या है हिडन। तो अगर तुम डायरेक्टली अब्यूसिव नहीं हो, डायरेक्टली तुम गाली निकाल नहीं रहे हो, तो तुम ये समझो कि अगर मान लो कि कोई आपको गाली निकाल रहा है, ठीक है, तो हम ये इससे समझ सकते हैं कि जो उसका हिडन एजेंडा है वो आपको एक पावर स्ट्रगल में लेके जाना चाहता है। पावर स्ट्रगल का मतलब क्या है कि एक शक्तिशाली संघर्ष, यानी एक तो नॉर्मल हमारी बातचीत होती है, आर्गुमेंट होते हैं, बट जब कोई आपको ओवरकम करना चाहता है, आपके सामने आपको गालियां निकाल रहा है या प्रोवोक कर रहा है, तो बेसिकली वो आपको इनवाइट कर रहा है पावर स्ट्रगल के लिए। तो पावर स्ट्रगल एक टर्म है जो दार्शनिक यूज करता है इस चीज को समझाने के लिए। तो युवा बोलता है कि पावर स्ट्रगल, तो दार्शनिक बोलता है एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा किसी अडल्ट को बड़े सारे प्रैंक और मिसबिहेवियर करके टीज करता है, और कई केसेस में उसका जो रीज़न होता है वो होता है कि बस मुझे एक अटेंशन मिल जाए। उसका जो गोल होता है वो होता है कि बस अटेंशन मिल जाए। और जब उसको उस दूसरे बंदे को गुस्सा आता है रैली में, उसी मोमेंट से पहले वो बंद कर देता है उसको टीज करना, क्योंकि उसका जो गोल था वो बस उसको प्रोवोक करना था, टीज करना था। पर अगर वो बच्चा तब भी रुकता नहीं है कि बंदा तो यार एग्री जेन्युइनली एंग्री हो गया, तो बच्चा तब भी नहीं रुक रहा, तो इसका मतलब क्या है, उस बच्चे का जो गोल है वो सच में लड़ना है। तो युवा बोलता है कि ये एक ऐसी बात हुई, क्यों वो लड़ना चाहेगा। तो फिलोसफर बोलता है क्योंकि वो जीतना चाहता है, वो जीत के ये बताना चाहता है कि वो शक्तिशाली है। यूथ बोलता है कि मेरे को ये बात समझ नहीं आई, क्या आप मुझे कोई कंक्रीट एग्जाम्पल देंगे। तो दार्शनिक बोलता है एक एग्जाम्पल लो कि तुम और तुम्हारा दोस्त करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। तो ये हीटेड आर्गुमेंट में बदले, ये जो तुम्हारी जो टॉक है, जब तक ये हीटेड आर्गुमेंट में बदले, तुम दोनों में से कोई नहीं चाह रहा, अपने जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दोनों में से कोई नहीं उनको एक्सेप्ट करना चाह रहा। और ये तब तक चलता है जब तक आप इस स्टेज पे नहीं पहुंचते जहां पे आप एक दूसरे को पर्सनली अटैक करना शुरू कर देते हो कि भाई तू स्टूपिड है, तू इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये बेसिकली तू कंट्री के लिए गलत सोच रहा है, तू कंट्री के साथ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम करते ही रहते हैं। हाँ, हम भी, मैंने भी कभी की हैं, हम सभी करते हैं। जब हम नई नई कोई चीज़ सीखते हैं, तो जैसे इंडिया में ले लो या कहीं पे भी ले लो, जो रूलिंग पार्टी है और एक ऑपोजिशन पार्टी है, कुछ क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, तो कोई उसके सपोर्ट में होता है, कोई उसके सपोर्ट में नहीं होता है। तो होते तो हम दोस्त ही है, बट जब पार्टी की टर्म पे बात आती है तो हम कई मौक़ों पे इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि हम उसको पर्सनली लेके एक दूसरे से हाथापाई भी कर लेते हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं। तो यूथ आगे बोलता है कि अगर ये सब कोई मेरे साथ कहे तो मैं उसके साथ बैठूंगा ही नहीं, मैं उसके साथ अपनी दोस्ती ही नहीं रखूंगा। तो फिलोसफर कहता है कि तुम चलो वो ठीक है, पर तुम इसके पीछे जो गोल है उसके बारे में सोचो कि दूसरे बंदे का जो गोल है वो क्या है। क्या उसका सिर्फ यही गोल है कि वो बस पॉलिटिक्स डिस्कस करना चाहता है? पर वो तो नहीं है। वो चाहता है कि तुम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचो जहां पे तुम सह ना सको चीज़ों को, और वो तुम्हें क्रिटिसाइज करना चाहता है, प्रोवोक करना चाहता है। कब तक? जब तक तुम अपने आप को उसके सामने सबमिट ना कर दो, या उसकी पावर, या फिर वो पावर स्ट्रगल में ना आ जाओ। तो वो पावर स्ट्रगल का यूज करके तुम्हें सबमिट करवा रहा है अपने। और अगर तुम गुस्सा हो जाते हो उस पॉइंट में,
इफ यू गेट एंग्री एट दिस पॉइंट, द मोमेंट ही हैज बीन एंटिसिपेटिंग विल अराइव। अगर तुम गुस्सा हो जाते हो उस पॉइंट पे, तो जो मोमेंट की वो वेट कर रहा था कब से, वो आ जाता है। तो जो आपका जो रिलेशनशिप है वो सडनली ट्रांसफॉर्म कर जाता है पावर स्ट्रगल में। और कोई भी हो, कुछ भी हो, तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। कुछ भी मतलब आर्गुमेंट कैसा भी हो जाए, तुम्हें ये देखना चाहिए कि पावर स्ट्रगल में कम से कम मैं आगे ना जाऊं। तो यूथ बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ से छोड़ जाऊँ, मैं वहाँ से भाग जाऊँ। अगर कोई मेरे साथ लड़ना चाहता है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि वो दूसरा बंदा है जो फॉल्ट में है। तो तुम उसकी नाक तोड़ सकते हो कि तू स्टूपिड फूल, तूने ऐसे मुझे कहा कैसे, या तुम शब्दों से भी उसको नीचा दिखा सकते हो। तो दार्शनिक बोलता है कि चलो ऐसा सोचते हैं कि तुमने जो झगड़े का कंट्रोल है अपने हाथ में ले लिया, पर जो दूसरा आदमी है जो ये सोच रहा था कि मैंने तुम्हें हराना है, वो उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। एक स्पोर्ट्समैन की तरह उसने एक फाइट से विड्रॉ कर लिया। पर दिक्कत की बात ये है कि जो पावर स्ट्रगल है वो अब भी नहीं खत्म हुई। तो जो जो वो हार गया है, उस फीलिंग को वो संजो के नए बार नेक्स्ट स्टेज के लिए वो उसको प्रिपेयर करेगा। तो मैं इसको दोबारा से करता हूँ कि दो बंदे हैं, वो लड़ रहे हैं, ठीक है, वो कोई आर्गुमेंट उनका चल रहा है। एक बंदा प्रोवोक कर रहा है और वो उस लिमिट तक प्रोवोक करता है जहाँ पे पावर स्ट्रगल हो जाए, ठीक है। और अगर पावर स्ट्रगल हो जाती है और जो दूसरा बंदा है वो कंट्रोल ऑफ द फाइट ले लेता है, कंट्रोल ऑफ द फाइट ले लेता है, मतलब उसके हाथ में मेन पावर आ जाती है उस पावर स्ट्रगल की, तो दूसरा बंदा क्या है, हार जाता है और वो विड्रॉ कर लेता है कि मैंने ये लड़ाई लड़नी ही नहीं है। पर क्या पावर स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म हुई? नहीं, पावर स्ट्रगल अभी भी बरकरार है। वो जो बंदा हारा, वो सारा कुछ उसके माइंड में ही है, पर वो नेक्स्ट स्टेज के लिए उसको प्रिपेयर करेगा। तो युवा बोलता है नेक्स्ट स्टेज, तो फिलोसफर बोलता है हाँ, ये रिवेंज स्टेज है, यानी बदली की स्टेज। बेशक उसने विड्रॉ कर लिया है इस पल के लिए, पर वो अभी वो सारी स्कीमें अपने दिमाग में लगाएगा कि अगली बार जब होगा तो कैसे एक्ट करना है। तो वो एक्ट ऑफ रिटेलिएशन को प्रिपेयर करेगा अपने माइंड में। तो युवा बोलता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो फिलोसफर बोलता है कि कोई बच्चा है जो अपने पेरेंट्स द्वारा बड़ा ऑप्रेस किया गया है, उस तरह के बच्चे जो है छोटे मोटे क्राइम करने में लग जाते हैं। और छोटे छोटे क्राइम मतलब वो नहीं कि चोरी चकारी, मतलब घरेलू क्राइम जैसे करते हैं ना, अड़ियाँ करते हैं जैसे कह लो। जैसे वो स्कूल जाना बंद कर देंगे, ठीक है, या वो अपनी जो कलाई है वो काट लेंगे, या और किसी तरह का सेल्फ हार्म की चीज़ों में वो एंगेज हो जाएंगे। तो फ्राइडियन एटियोलॉजी के हिसाब से ये सिंपल कॉज एंड इफेक्ट है। कैसे कि माता पिता ने बच्चा रेज किया, वो अच्छे से रेज नहीं कर पाए, ऑप्रेस था बच्चा। तो ये इसी तरह का है जैसे हमने डिस्कस की थी कि एक अगर प्लांट को हम ढंग से पानी ना दें तो वो कैसा होगा, वो सूखा ही रहेगा, वो मर जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट बेसिकली। तो ये ऐसी इंटरप्रिटेशन है जो बहुत ही आसानी से समझी जा सकती है कि माता पिता ने अच्छा बिहेव नहीं किया, इस कारण बच्चा ऐसा है। बट एडलरियन टियोलॉजी बोलती है वो जो बच्चा अपने माइंड में जो गोल हाइड करके बैठा है ना, तो उससे वो उसको नज़रअंदाज नहीं करती एडलरियन साइकोलॉजी। वो सोचती है कि इसका गोल क्या हो सकता है, तो उसका गोल है रिवेंज ऑन पेरेंट्स। अगर वो छोटे मोटे क्राइम, मतलब छोटी मोटी ऐसी चीज़ें करने शुरू कर दे, स्कूल जाना बंद कर दे, अपनी कलाई काटे, तो इससे क्या होगा, उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपसेट हो जाएंगे। और जब वो अपसेट होंगे, वो डरेंगे और वो हमेशा उसके बारे में सोचते रहेंगे। और जब भी वो उसके सामने जाएंगे तो वो बड़े प्यार से
अदब से पेश आएंगे, और वो नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम हो। तो उसका जो करंट गोल है वो है कि पेरेंट्स से कैसे रिवेंज लेना है। सो अगर हम फ्राइडन की बात करें तो वो है कि पास्ट कॉजेस कैसे थे, उसके पेरेंट्स खराब थे बिहेवियर में, इसलिए वो ऐसा है। बट एडलिरियन बोलता है कि उसका जो करंट गोल है वो है अपने पेरेंट्स से रिवेंज लेना, इसीलिए वो ये सब चीज़ें कर रहा है। आगे युवा बोलता है वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने पेरेंट्स को सता सके। तो फिलॉसफर बोलता है बिल्कुल सही। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको लगता है कि यार, जो बड़े मतलब अचंभे से देखते हैं कि बच्चे अपनी नसें क्यों काट लेते हैं, कि बच्चा ऐसा, वाई वुड ही डू सच ए थिंग। पर तुम ऐसा सोचो, ऐसा करने से जो भी लोग उस बच्चे के आसपास होंगे, फॉर इंस्टेंस, उस कलाई कटने के बाद वो कैसा फील करेंगे। तो वही बात घुमा घुमा के फिर से वही कर रहे हैं कि अगर बच्चा अपनी कलाई काटेगा तो उसके जो आसपास के लोग हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, पीपल हैं जो भी, वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे उसके लिए। तो अगर तुम इसको ध्यान से सोचोगे कि उसका जो गोल है वो क्या है, वो उसका सिर्फ एक ही एक गोल है कि रिवेंज कैसे लेना है। तो यूथ भी इस बात को समझता है, वो एग्री कर रहा है फिलॉसफर से। तो फिलॉसफर बोलता है कि हाँ, कि जब ये जो रिवेंज स्टेज, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये रिवेंज स्टेज में पहुंच जाती है, तो वहाँ पे किसी भी पार्टी के लिए सोल्यूशन फाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसे रोकने के लिए जब भी किसी को पावर स्ट्रगल के लिए चैलेंज किया जाता है तो उसको उसमें जाना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे हमें ये सीखने को मिला, या ये डिस्कशन हुई कि दो बंदों में आर्गुमेंट हो रहा है, चाहे सोशल इशू को लेके, चाहे कोई भी इशू को लेके, और दोनों उसको पर्सनली ले जाते हैं, एक दूसरे को भद्दा बुद्धा कहना शुरू कर देते हैं। तो दूसरे, कोई भी एक पर्सन ले लो, तो एक पर्सन दूसरे को चाह रहा है, प्रोवोक कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो पावर स्ट्रगल करवाना चाहता है, उससे पावर स्ट्रगल की मोमेंट पे लेके आना चाहता है। और जब पावर स्ट्रगल होती है, अगर वो हो जाती है, एक को तो हारना है उस आर्गुमेंट में, ठीक है, जब वो हार जाता है, वो विड्रॉ कर लेता है, पर वो अपने मन में सारी चीज़ें रखता है और वो सारा टाइम रिवेंज को प्रिपेयर करता है, और एक अच्छा मौका देख के वो दोबारा से एंगेज करता है, और ये लूप हमेशा चलती रहती है। तो फिलॉसफर इसके बिहाइंड जो गोल है दूसरे बंदे का, उसको कुरेदता है, और उसके बाद वो बोलता है कि जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रिवेंज स्टेज पे पहुंच जाता है, तब उसका सोल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल है। यानी वो जब आर्गुमेंट कर रहे थे, पावर स्ट्रगल से पहले शायद कुछ बातें होती तो ठीक था, भाई वो रुक सकती थी चीज़, बट जब नहीं होता, जब मामला आगे बढ़ जाता है तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये चीज़ को रोकने के लिए जब भी पावर स्ट्रगल के कोई चैलेंज करे तो वहाँ पे हट जाना चाहिए। अब ये सारी डिस्कशन तो की, बट कैसे हटना है, क्या बोलना है, क्या चीज़ें सोचनी है, ये नहीं अभी डिस्कशन हुआ। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि एडमिटिंग फॉल्ट इज़ नॉट डिफीट। तो ये बहुत अच्छी लाइन है जो हम सबको सीखनी चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती हुई और हम उसको पब्लिकली या प्राइवेट अपने हिसाब से ही अगर हम एडमिट करते हैं, मानते हैं कि मैंने गलती की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार गए, तुम नीचा हो गए किसी से। इसका सिर्फ ये मतलब है कि तुमने एक्नॉलेज किया कि नहीं भाई, मैं भी गलती कर सकता हूँ, मेरे से हुई है। और अगर तुम ये चीज़ कर लोगे तो तुम्हारे मन में बड़ी शांति आएगी, और जो तुम फालतू की मन घड़ंत चीज़ें उस चीज़ को कवर अप करने के लिए कर रहे थे, वो तुम चीज़ें नहीं करोगे। और जो तुम्हारी 2-4 दिन की एंग्जाइटी थी, वो 5-10 मिनट की एंग्जाइटी होके ख़त्म हो जाएगी। खैर, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ अभी इसके बारे में, पहले पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या संवाद है।
तो युवा बोलता है ओके, तो हमें क्या करना चाहिए जब कोई हमारे ऊपर पर्सनल अटैक करे, बस हम उसको सहते जाएं? तो फिलॉसफर बोलता है नहीं, अगर तुम उसको सह रहे हो इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी पावर स्ट्रगल में अटके हुए हो। जब भी तुम्हें कोई फाइट के लिए चैलेंज करता है और तुम्हें ये महसूस होता है कि ये पावर स्ट्रगल की तरफ जाता है, तो तुम उस कन्फ्लिक्ट से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ और तुम उसके जो एक्शन का जो आंसर है रिएक्शन से ना दो, बस तुम यही कर सकते हो। पर फिर युवा बोलता है क्या सच में ये इतना आसान है कि कोई आपको प्रोवोक करे और तुम उसको कुछ बोलो ना और निकल लो? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करूँ उस वक्त। तो फिलॉसफर बोलता है कि अगर तुम अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे हो इसका मतलब है तुम सह रहे हो। अगर तुम सह रहे हो फिर बात घूम फिर के आ रही है, तुमने पावर स्ट्रगल में तुम हो। तो पहले समझते हैं कि कैसे किसी चीज को सेटल करना है, किसी विवाद को सेटल करना है बिना इमोशन ऑफ एंगर को यूज किए। क्योंकि सब चीज़ों के बाद भी हमें ये पता है कि एंगर जस्ट एक टूल है। एंगर कोई अंदर से ऐसी चीज़ नहीं आती कि आप जो कंट्रोल नहीं हो सकती। एंगर को हम टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि दूसरा बंदा हमारे सामने सबमिट कर जाए। तो इट इज़ जस्ट अ मीन फॉर अचीविंग ए गोल। तो यूथ बोलता है ये पचाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मतलब बहुत हैवी थॉट लगा उसको। तो दार्शनिक बोलता है सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो एंगर है वो एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, एक तरीका है अपनी बात को बताने का। और वो कम्युनिकेशन एंगर को यूज़ किए बिना भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास और भी तरीके हैं अपनी बात को रखने के। तो हम बिना एंगर को यूज़ किए अपने जो थॉट्स हैं या अपनी इंटेंशंस है वो बता सकते हैं। और अगर तुम इस चीज़ को एक्सपीरियंस से यूज़ करना सीख जाओगे तो जो एंगर, इमोशन ऑफ एंगर है ये आना बंद हो जाएगा। तो युवा बोलता है अगर कोई मेरे ऊपर झूठे लांछन लगाए या मेरी इंसल्ट करे तो क्या मुझे तभी भी एंग्री नहीं होना चाहिए, तब भी गुस्सा नहीं होना चाहिए? तो फिलॉसफर बोलता है कि अभी भी तुम्हें ना बात समझ में नहीं आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एंग्री नहीं होना है, इसका मतलब ये है कि एंगर के टूल पे रिलाई होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो शॉर्ट टेम्पर लोग होते हैं, उनके जो जल्दी गुस्से होने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर शॉर्ट टेम्पर नहीं होता। उनको बस ये नहीं पता होता कि और कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन वे है एंगर के बिना। इसलिए लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि यार मुझे गुस्सा आ गया, या वो गुस्से में चला गया, और अल्टीमेटली हम कम्युनिकेट करने के लिए एंगर का ही सहारा ले लेते हैं। तो यूथ यहाँ पे बोलता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल्स अदर देन एंगर। मतलब क्या और भी हमारे पास कम्युनिकेशन टूल है एंगर के अलावा? तो फिलॉसफर बोलता है हमारे पास लैंग्वेज है, हम लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तुम्हें पावर ऑफ लैंग्वेज पे और लॉजिक ऑफ लैंग्वेज पे तुम्हें भरोसा करना चाहिए। तो यूथ बोलता है सर्टेनली मैं कर रहा हूँ, अगर मैं करता ना होता तो मैं अब तक तुम्हारे से बात ही क्यों करता, जो इतना सारा हम संवाद कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। तो फिलॉसफर आगे बोलता है कि एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा पावर स्ट्रगल के बारे में, कि हर एक इंस्टेंस में तुम जितना भी सोच लो तुम सही हो, उसके बेस पे दूसरी पार्टी को कभी क्रिटिसाइज मत करो। और ये एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ट्रैप है जिसमें काफ़ी लोग फंस जाते हैं कि ये मैटर नहीं करता तुम सही हो उस जो भी कॉन्वर्सेशन या डिबेट हो रही है, तो तुम्हें उस पे अपने आप को राइट नहीं सिद्ध करना है। इसके बारे में वो और अच्छे से बताता है आगे।
तो युवा बोलता है ऐसा क्यों? दार्शनिक बोलता है कि जब तुम ये बोलते हो कि मैं सही हूं किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, तुम ऑलरेडी एक पावर स्ट्रगल में घुस चुके हो। और आगे युवा बोलता है, क्या ये इसलिए कि तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि तुम सही हो? तो आगे वो बोलता है, ये सारी चीज़ें मेरी समझ में नहीं आ रही। तो फिलोसफर बोलता है कि हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। जब आप ये कहते हो कि मैं सही हूँ, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि दूसरा बंदा गलत है। और इस पॉइंट पे जो डिस्कशन है, जो फोकस है डिस्कशन का, वो इस चीज़ से शिफ्ट हो जाता है। जो भी वो डिस्कशन हो रही है उससे बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है। वो इस चीज़ पे आ जाता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की हमारी स्टेट कैसी है, कि हमारा रिलेशन अब कैसा है। या साफ शब्दों में मैं कहूँ कि वो जो आर्गुमेंट हम बात जिस टॉपिक पे कर रहे थे उससे हटके हम पर्सनली चीज़ों को ले लेते हैं। दूसरी शब्दों में मैं कहूँ, ये बात हमने डिस्कस की है कि अगर हम खुद को कहते हैं कि हम सही हैं, तो ये अजम्पशन है सीधी सी कि दूसरा बंदा गलत है। और अगर तो आप ये कहते हो तो एक तरीके से आप एक कंटेस्ट में चले गए, और जब आप कंटेस्ट में चले गए तो आपके दिमाग में एक सीधी सी बात आएगी कि मुझे तो जीतना है। जब तुम्हें जीतना है तो सामने वाले को हारना है, या वाइस वर्सा। तो फिर आप वो कंपटीशन की लूप में चले गए, और फिर आप पावर स्ट्रगल में चले गए, और वो लूप बाय लूप आगे चलती गई। तो यूथ बोलता है फिर दार्शनिक बोलता है, पहले कि कोई बंदा जो सोच रहा है, उसकी जो भी सोच है, राइट रॉन्ग, अपने को तो वो राइट ही मानता है, ठीक है, जो भी उसके अपने लॉजिक हैं, उसका जीतने या हारने से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तुम सही हो, इस दूसरा बंदा क्या सोच रहा है इससे वो कोई रिलेटेड नहीं करता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तो जो मैटर है वहीं पे क्लोज हो जाना चाहिए। पर बहुत सारे लोग पावर स्ट्रगल में रश करते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरा बंदा उसके सामने सबमिट कर दे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो अगर वो मिस्टेक को एडमिट करेंगे तो वो एक तरीके से हार मान रहे हैं। मान लो हम जब कॉन्वर्सेशन करते हैं, है ना, मैं इसको थोड़ा इजी करके समझाता हूँ कि हम कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो हमारी नॉलेज कोई वो इतने हम वो तो नहीं है फिलोसफर या साहित्यकार, या कह लो क्या बोलते हैं जो बहुत ज्ञानी होता है, स्कॉलर। हम इतने कोई तगड़े स्कॉलर तो नहीं है कि जिसको सब पता है ना, जिसके फैक्ट एकदम 100% है। तो कहीं ना कहीं हम तो गलत बोलेंगे ही। और अब क्या है, कोई गलत बात निकल गई मुंह से, ठीक है, बट वहाँ पे ईगो है अपनी, तो वो जो गलत बात है उसको नहीं ठीक कर रहे, बट उसी को आगे खींचे जा रहे हैं कि नहीं ये सही थी, मैं प्रूव कर सकता हूँ, ये ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसी चीज़ें हम अपने दोस्तों के साथ जब बात करते हैं, हमने भी कभी ना कभी की होगी, या आप भी अपने आसपास कोई आपने ऐसी चीज़ देखी होगी। तो उस दौरान क्या होता है कि वो जो पावर स्ट्रगल है वो वहीं पे रुक सकती है कि नहीं यार मेरे से गलत बोल हो गया, मैं इसको वापस लेता हूँ। पर नहीं, लोग ऐसा नहीं करते। लोगों को लगता है कि जो वो उस मोमेंट पे जो डिस्कशन हो रही है वो एक तरीके से हार जीत है, कि मैं अगर ये अपनी वर्ड्स वापस लूंगा तो मैं हार जाऊंगा, जो कि नहीं सोचना चाहिए। तो फिलोसफर के हिसाब से अगर आप मिस्टेक एडमिट करते हो तो मतलब वो उस सिनेरियो को समझा रहा है कि अगर पावर स्ट्रगल है और आप मिस्टेक एडमिट करते हो, इसका मतलब आप हार को एक्सेप्ट कर रहे हो, एडमिट कर रहे हो। पर ऐसा लोग करना नहीं चाहते। तो यूथ बोलता है हाँ ये सच में एक एस्पेक्ट है। तो फिलोसफर बोलता है कि हर एक का जो माइंडसेट है वो ऐसे बना है कि वो हारना नहीं चाहता। तो इसलिए अगर वो हारना नहीं चाहता तो वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, चाहे वो कितना भी गलत हो। और इसका रिजल्ट ये होगा कि वो जो बंदा है वो एक गलत रास्ता ले लेगा। एडमिटिंग मिस्टेक या अपॉलॉजी
वाले शब्द बोलना या पावर स्ट्रगल से हट जाना, ये कोई भी ये चीज़ें डिफीट नहीं है, ये हार नहीं है। तो जो परसूट ऑफ सुपीरियरिटी है, ये ऐसा नहीं है कि जो कंपटीशन के थ्रू ही आती है लोगों के साथ। तो यही जो मैं शुरू में डिस्कस कर रहा था कि परसूट ऑफ सुपीरियरिटी ये नहीं है कि जो लोगों से कंपटीशन करना है, उनको हरा देना है और तुम सुपीरियर हो गए, नहीं। परसूट ऑफ सुपीरियरिटी है अपने आप से तुमने बढ़िया बनना है। तो अगर आप एडमिट करते हो अपनी मिस्टेक, अपॉलॉजी करते हो या पावर स्ट्रगल से आप पीछे हट जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। जैसे हम एक डिस्कशन में हैं, हमारे यहाँ हीटेड आर्गूमेंट हो गए और एक पॉइंट पे मुझे लगा कि यार ये ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे स्टेप डाउन करना है, ये पावर स्ट्रगल में होने वाला है। तो चाहे वहाँ पे आप खुद को सही ना बोल के भी अगर आप वहाँ से निकल पाए तो निकल लेना चाहिए। तो यूथ बोलता है, तो जब तुम विनिंग और लूजिंग के चक्कर में फंस जाते हो तो तुम्हारे अंदर राइट चॉइस लेने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये इन्फ्रेंस है यूथ का, जो भी उस अभी तक जो डिस्कशन हुई। तो फिलोसफर बोलता है कि जब भी विनिंग और लूजिंग की सिचुएशन आती है तो हमारी जो जजमेंट है वो क्लाउड हो जाती है। हमें बस एकदम जीतने की या हारने की चिंता होती है, बस वही हम देख पाते हैं और इस तरीके से हम एक गलत रास्ता ले लेते हैं। और हम अपने आप को तभी चेंज कर सकते हैं, तभी सही कर सकते हैं, अगर हम कंपटीशन के या जीतने या हारने के जो लेंसेज हैं, जो हमारी आंखों में पट्टी बंदी है या लेंसेज हैं, ग्लासेस हैं, उनको हम अगर उतार दें। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने ये डिस्कशंस जो हैं साथ साथ ही कर ही दी हैं। तो हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर भी रिलेटेड है, इसका नाम है ओवरकमिंग द टास्क दैट फेस यू इन लाइफ। तो यूथ बोलता है कि ओके, पर अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस में? इसी स्टेटमेंट में कि ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम। मैं समझ सकता हूँ कि फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में एक वरी है और इसका कोई ना कोई इफेक्ट है, मानता हूँ। और मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि लाइफ जो है कंपटीशन नहीं है, पर मैं दूसरे लोगों को अपने कॉमरेड्स की तरह नहीं देख पा रहा। कुछ ना कुछ मेरे अंदर है जो मुझे ये कह रहा है कि वो लोग मेरे दुश्मन हैं, और ये एक सीधा साधा केस है, मैं इसमें कुछ छुपा नहीं रहा। और मुझे ये चीज़ पजल कर रही है कि एडलर ने इतना ज़्यादा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे जोर क्यों दिया, क्यों वो इतना दूर तक चला गया कि उसने किसी एक प्रॉब्लम की बजाय सारी प्रॉब्लम को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से जोड़ दिया। तो फिलोसफर बोलता है कि जो इशू ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको कभी भी एड्रेस जो है ढंग से नहीं किया गया। तो ऐसा लगता है कि इसको कभी भी ढंग से एड्रेस नहीं किया गया। पिछली बार मैंने कहा था कि तुम में कुछ कमी है, तुम में खुश रहने के साहस की कमी है, तुम्हें याद है? तो यूथ बोलता है हाँ, मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ, अगर मैं भूलना भी चाहूँ तो भी नहीं भूल सकता। तो फिलोसफर बोलता है तो तुम लोगों को अपने दुश्मनों की तरह क्यों देखते हो, क्यों तुम उसको अपने कॉमरेड्स की तरह नहीं देख पाते? इसका रीज़न ये है कि तुमने अपने अंदर साहस खो दिया है और तुम लाइफ टास्क से दूर भाग रहे हो। तो मैं लाइफ टास्क को लाइफ टास्क ही बोलूँगा। तो युवा बोलता है माई लाइफ टास्क। तो फिलोसफर बोलता है हाँ, ये बड़ा क्रूशल पॉइंट है। एडलरियन साइकोलॉजी में जो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं
जो ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी के लिए बड़े क्लियर ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए हैं। तो यूथ बोलता है किस तरह के ऑब्जेक्टिव? तो फिलोसफर बोलता है 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक है सेल्फ रिलायंट बनना और दूसरा है सोसाइटी के साथ हार्मनी में रहना। और ये जो 2 ऑब्जेक्टिव है साइकोलॉजी के, ये कॉन्शियसनेस के बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं। पहला है आई हैव द एबिलिटी, इस कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करते हैं, और दूसरा पीपल आर माई कॉमरेड्स। कैसे? टू बी सेल्फ रिलायंट मतलब आई हैव द एबिलिटी, कि अपने आप पे वो निर्भर कर रहा है, यानी कब निर्भर करेगा जब उसके पास एबिलिटी है। और दूसरा है हार्मनी विद सोसाइटी। हार्मनी में आप कैसे रह सकते हो समाज के साथ? जब आप ये सोचो कि लोग मेरे कॉमरेड्स हैं। तो युवा बोलता है, रुको मैं इस चीज़ को नोट डाउन कर लेता हूँ। तो इस पैराग्राफ में ये इसी बात को दोहराता है, तो मैं इसको जस्ट स्किप कर दूंगा। तो युवा बोलता है कि मैं देख सकता हूँ ये बड़ा क्रूशल सब्जेक्ट है कि सेल्फ रिलायंट रहना और लोगों के साथ हार्मनी में रहना। तो मेरे को ये लग रहा है ये हर चीज़ को जोड़ रहा है, जो अब तक हम डिस्कशन कर रहे हैं ये हर चीज़ को जोड़ रहा है। तो दार्शनिक बोलता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव किया जा सकता है एडलर्स के लाइफ टास्क यूज़ करके। तो वह बोलता है लाइफ टास्क क्या है? तो फिलोसफर बोलता है चलो इस वर्ड को समझें, जो लाइफ इसमें जो यूज़ हुआ है वर्ड उसको समझें। बचपन में हम जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बचपन में हम अपने पेरेंट्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं और हम बिना कुछ काम किए जी सकते हैं, पर एक मौका ऐसे आता है जब हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ता है। तो हम डिपेंडेंट नहीं है, अब पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, हम मेंटली भी सेल्फ रिलायंट है और सोशल सेंस में भी हम सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। और अब इस वक्त हमें कोई ना कोई काम धंधा ढूंढना है जिसमें हम एंगेज हो सकें। और ये जो बात वो कर रहा है ना, जिसमें हम एंगेज हो सके या सेल्फ रिलायंट होना है, ये अपने पर्सनल लेवल पे नहीं बात कर रहा, वो सोशल सेंस में भी बात कर रहा है। दिस इज़ नॉट लाइक कि वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, अपने पैसे कमा रहा है और बस दैट्स इट, नहीं। सोशल सेंस में भी जब भी आदमी बड़ा होता है, आप देखो खुद अपने गांव में अपने शहर में सोचो, आपकी एक पर्सनल लाइफ है, आपकी एक सोशल लाइफ है। तो सोशल लाइफ में भी आप सेल्फ रिलायंट हो और पर्सनल लाइफ में भी आप सेल्फ रिलायंट हो। तो आप बेसिकली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से हर जगह घिरे हुए हो। आगे जब आदमी बढ़ता है, यानी बचपन से बढ़ने की बात हो रही है, तो उसके कई सारे दोस्त बनते हैं। कई लव रिलेशन भी हो सकते हैं जो कि मैरिज की तरफ चल जाए, और अगर ऐसा होता है तो कोई मैरिटल रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकता है और उसके बच्चे हो सकते हैं, और उसके बाद वो पेरेंट बन सकता है, फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन जाता है। तो एडलर ने 3 कैटेगरीज बनाई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की इनके बेसिस पे, और उसने इनको कहा टास्क्स ऑफ वर्क, टास्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड टास्क ऑफ लव, और ऑल टुगेदर इसको उसने बोला लाइफ टास्क्स। तो टास्क ऑफ वर्क क्या है, टास्क ऑफ फ्रेंडशिप क्या है, टास्क ऑफ लव क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो युवा बोला तो क्या ये टास्क एक ऑब्लिगेशन की तरह है अगर हम किसी सोसाइटी के मेंबर हैं? दूसरे शब्दों में ये इस तरह है कि जिस तरह हम लेबर लेते हैं या पेमेंट ऑफ टैक्सेस देते हैं। तो जो यूथ है ये ना टास्क को बड़े जनरल वे से ले रहा है कि जैसे हमारी कोई ऑब्लिगेशंस होती हैं, जैसे हमें टैक्स देना है, ये टैक्स देना है, वो टैक्स देना है। क्या ये इस तरह के टास्क हैं? तो फिलोसफर बोलता है नहीं, इनको सिर्फ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की टर्म में सोचो। तो इनकी जो गहराई है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, इसको समझो। तो एडलर कई बार इनको 3 सोशल टाइज कह के भी बोलता है, इसको स्ट्रांगली एम्फसाइज करने के लिए। तो यूथ बोलता है अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की गहराई, तो मतलब क्वेश्चन मार्क,
द फिलोसफर बोलता है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है. द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स दैट ए सिंगल इंडिविजुअल हैज नो चॉइस बट टू कन्फ्रंट व्हेन अटेम्प्टिंग टू लिव एज अ सोशल बीइंग. दीज आर लाइफ टास्क. मतलब ये बोला लाइक जब सोशली हमको जीना है तो हमको ये जो इंटरपर्सनल जो रिलेशंस है वो अपनाना पड़ेगा ही पड़ेगा. तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कोई चॉइस नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आती है जब आप एक सोशल बीइंग की तरह जी रहे हो. थैंक यू. सो ये बेसिकली लाइफ टास्क है और ये सचमुच टास्क हैं. मतलब इनके हमारे पास इसको लेने के बजाय कोई ऑप्शन नहीं है. तो युवा बोलता है, आप ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे. तो फिलोसफर बोलता है, सबसे पहले हम देखते हैं टास्क ऑफ वर्क को. किसी भी तरह का वर्क ले लो, कोई भी वर्क अकेले नहीं किया जा सकता. जैसे मैं अभी एक मनुस्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और राइटिंग जो है वो ऑटोनोमस वर्क है. मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं मेरे लिए कर सकता क्योंकि मैं उस चीज़ को लिख रहा हूँ. परंतु उस लिखने की क्रिया के साथ एडिटर का होना और किसी और असिस्टेंस का होना भी ज़रूरी है. कोई लोग हैं जो उस बुक का मेन पेज डिज़ाइन करेंगे, कोई जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचेंगे, कोई जो है उसको स्टोर करने के बारे में सोचेंगे. तो जो ये वर्क है ये लोगों के कोऑपरेशन के बिना होना असंभव है. तो यूथ बोलता है कि ब्रॉडली स्पीकिंग मुझे लगता है ऑटोनॉमस का मतलब लेकिन मैं खुद का आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रही हूँ, वो है. Okay. Writing is completely autonomous work that I cannot have someone else do for me. अच्छा, autonomous और anonymous? Autonomous. Anonymous नहीं है. Sorry. It's okay. तो फिलोसफर आगे बोलता है, however, इसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की गहराई से समझते हैं कि अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है हमारे काम में तो उस वर्क का जो कम से कम उसमें हर्डल्स होते हैं, कम से कम उसमें बाधाएं होती हैं. और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में माफ़ करना, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का एक बहुत ही आसानी से समझने वाला ऑब्जेक्टिव है जिसमें बस उसने अच्छे रिजल्ट लेके आने हैं. ओके, तो जैसे पहले इस पैराग्राफ में देखा कि जो गोल है ना यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वर्क का, वो है सिर्फ गुड रिजल्ट लाना. तो लोग कॉपरेट, बस उसी के लिए वो कॉपरेट करेंगे, उनके पास क्योंकि चॉइस नहीं है. और जब तक हमारा जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ वर्क के बेसिस पे है तो वो उस तरह का रिलेशनशिप है कि अगर आप वर्किंग आवर्स के बाद एक दूसरे को जैसे पहचानते ही नहीं हो, मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन था, क्योंकि हम उनसे कह लो पर्सनली रिलेटेड नहीं है. जो हमारा धंधा था वो सिर्फ काम का था. तो युवा बोलता है हाँ सही. तो फिलोसफर बोलता है कि जो बंदा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में चल जाता है उनको नीट कह के पुकारा जाता है. जैसे एक युवा बंदा जो एजुकेशन में नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, जो ट्रेनिंग में नहीं है, और उसको शट इन बोला जाता है, जो कि अपने आप को एक बंद कमरे में रखा हुआ है, कैद कर लिया हुआ है जिसने. तो यूथ बोलता है वेट ए मिनट, क्या आप कह रहे हैं कि वो लोग काम नहीं करना चाहते सिंपली क्योंकि वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो कि वर्क के साथ जुड़ी हुई है उसको अवॉइड करना चाहते हैं, राइट?
और ऐसा नहीं है कि वो इसलिए काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें मैनुअल लेबर करना पसंद नहीं है। तो फिलोसफर आगे बोलता है कि तुम इस क्वेश्चन को अभी साइड में रखो कि वो अपने बारे में कॉन्शियस है या नहीं है, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अभी कोर में रखो। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए वो बोलता है कि एक बंदा अपने जो रिज्यूम सेंड करता है काम ढूंढने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए, पर वो क्यों करता है? ओनली टू बी रिजेक्टेड बाई वन कंपनी आफ्टर अनदर। जब कोई बंदा देखो रिज्यूम्स अपने दे रहा है काम के लिए, तो क्या ही हो सकता है, एक तरीके से सोचे तो वो रिजेक्ट ही होंगे। तो वो चीज़ मतलब हमेशा नहीं रिजेक्ट होंगे, एक तरीका है सोचने का। तो ये जब अगर वो रिजेक्ट होता है तो वो उसकी प्राइड को चोट पहुंचती है वहाँ पे, और वो सोचता है कि अगर उसको इन सब चीज़ों से जाना है तो ऐसा इसमें पर्पस ही क्या है, काम करने का पर्पस ही क्या है। और दूसरे सिनेरियो में वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देता है काम में, और इस कारण से जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा घाटा कंपनी को पड़ने वाला है उसकी वजह से, और वो बहुत निराशा से भरा हुआ है, बहुत डार्क फील कर रहा है वो सह ही नहीं पा रहा कि दूसरे दिन मैं कैसे जाऊंगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें ये बताते हैं कि वर्क अपने आप में खराब नहीं है, काम अपने आप में खराब नहीं है। वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि कल को वो जाएगा तो लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग उसको गाली गलौज करेंगे, लोग उसको डांटेंगे, और उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा कि उसमें कोई एबिलिटी नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट है और वो वर्क के लिए सूटेड ही नहीं है। तो उसकी जो डिग्निटी है, जो उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वहाँ पे हर्ट होगी। तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इशू। तो यहाँ पे देखो समझाने की बात ये कह रहा है जो फिलोसोफर है कि मान लो आप किसी चीज़ से हार गए, या आपने कोई जॉब अप्लाई की तो आप नहीं सक्सेसफुल हुए, है ना, रिजेक्ट हो गए। अब आप दो सिनेरियो लो, एक बार आपने बताया था किसी को कि भाई मैंने जॉब अप्लाई की है, और एक बार आपने किसी को नहीं बताया था। और जिन दो चार बंदों को बताया था ऑब्वियसली वो पूछेंगे भी भाई क्या बना तेरा। और जब आप हार जाते हो, रिजेक्ट हो जाते हो जॉब में, फिर आपको लगता है कि भाई अब किस मुंह से इसको बताएं। तो आपके दिमाग में ये टेंशन तो थी कि मैं भाई रिजेक्ट हो गया, और उसके साथ चार चीज़ें आपने और जोड़ ली कि यार इसको अब मुंह ऐसा दिखाना पड़ेगा, कैसे मैं एक्ट करूँगा उसके सामने, उसको, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम हार गए और वो जीत गया, हालांकि उसका कोई पार्ट ही नहीं है उस चीज़ में। तो ऐसे सिनेरियो में पहले तो अवॉइड ही करना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई बड़ी चीज़ है ज़्यादा उसको बोलना बताना, कि जब तक वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती उसके बारे में ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि जब हो जाए तब बता दो। इससे बंदा इस फीलिंग से एस्केप कर सकता है कि उसको फिर ये नहीं लगेगा, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है कि उन बंदों को पता थी तभी वो इंटरपर्सनल हो गया, अदरवाइज उसको उतना दुख नहीं लगता अगर सिर्फ वो उसके साथ होता। तो ये चीज़ें भी हम आमतौर पे लाइफ में करते ही रहते हैं। हमने कोई अप्लाई किया, वो बड़े सीधा सा सिनेरियो है, हम क्यों बताते हैं दूसरे को कि हमने अप्लाई किया, इसकी भी कोर में हम जाएं तो इसकी कोर में हम जाके देखेंगे तो हम दूसरे को बताना चाहते हैं कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उसमें भी हम अपना कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, अपना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं कि दूसरे को प्रूव कर रहे हैं कि भाई मैंने तो किया है, पर बाद में उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। पॉजिटिव आता है तो आप फिर एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की लूप में फंस जाते हो, नेगेटिव आता है तो ये आप टास्क ऑफ वर्क में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आप उलझ जाते हो। तो चाहे हम एक टास्क ऑफ वर्क में, एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे हमें एक दूसरे से इतना फ़र्क नहीं पड़ता आफ्टर ऑफिस आवर्स, बट फिर भी अगर कुछ स्क्रू अप कोई चीज़ होती है इन बिटवीन, तो आप ये पाओगे, ये समझोगे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपको वहाँ भी तंग करती हैं। तो इसी नोट पे मैं आज की जो ऑडियो है वो ख़त्म करता हूँ।
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। जैसे जैसे बुक आगे बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी टेक्निकल होती जा रही है, और जब टेक्निकल होती है तो थोड़ा सा उसको समझाना मुश्किल हो जाता है, पर मैं अपनी जो है पूरी कोशिश जो है कर रहा हूँ। तो कल हम पढ़ेंगे रेड स्ट्रिंग एंड डिजिट चेन्स। तो अगर आपका कोई सवाल है, अब अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए मिलते हैं। शुक्रिया, बाय बाय।